ये आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर सेट है। मैंने इसमें जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग सभी को अच्छा से एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप नाम क्या है। तो एटीएम का पूर्ण रूप आपका जो नाम हो जाएगा ना, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। देखो इसका जो आविष्कार जो किया ना, तो इसका जो आविष्कार किया ना, जॉन शेफर्ड बेरन ने किया था। जॉन जॉन शेफर्ड शेफर्ड जो थे ना, शेफर्ड बर्न ने किया था। बर्न, इसका आविष्कार किसने किया है? तो जॉन शेफर्ड बर्न ने किया था। तो याद रखना, ये पूछ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुआ ना 7 अप्रैल 1948 में हुआ, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ना जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए जिस इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूँगा। जो ऐसे है मतलब उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैं नहीं उतना फोकस नहीं करूँगा, और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं खुद हाईलाइट कर दूंगा आप लोगों को। तो ये इसका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता था? 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा झरना है? तो यहाँ राइट आपका हो जाएगा ना, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एंजल हो जाएगा आपका। एंजल जलप्रपात जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा झरना हो जाएगा। कौन सा? जो वेनेजुएला में है। कहाँ है स्थित एंजल जलप्रपात? जो कहाँ है? तो ये आपका वेनेजुएला में है। उसका बात कर लें एक नंबर जो आपको विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है अफ्रीका में है। उसके बाद नियाग्रा के बात कर लेना, तो नियाग्रा जो आपका है ना, ये न्यूयॉर्क और ओंटोरिया के सीमा के बीच कनाडा में है नियाग्रा, याद रखना। उसके बाद सदरलैंड जलप्रपात बात कर लें तो ये आपका कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है, याद रखना। उसके बाद कर गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान हो गया, गबन हो गया, ये किनकी पुस्तक है? रंगभूमि हो गया, ये मुंशी प्रेमचंद की है। यामा के लेखक कौन है? तो यामा का लेखक महादेवी वर्मा हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की अगर बात कर लें, जयशंकर तो कामयानी के लेखक, लहर के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका हो गया। कामयानी या लहर के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की बात कर लें तो मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। उसके बाद यहाँ को 7वें क्वेश्चन देखते हैं। द लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी को आयरन मैन ऑफ लेडी के नाम से जाना जाता है, और भारतीय कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो याद रखना। उसके बाद कह रहे कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी ये दक्षिण भारत को जीत लिया था। दक्षिण भारत को अलाउद्दीन खिलजी जीत लिया था। अपना चाचा का हत्या किया था, अपने चाचा को बेटी से ही शादी कर लिया था, और कुतुब मीनार के सामने एक अलाई मीनार बनाया था। ये कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था ना, उसी के सामने ये अलाई मीनार बनाया था, उसी के कॉपी किया था। तो ये चीज़ याद रखना। उस अशोक जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो अकबर हो गया ना, अकबर एक निरक्षर शासक था। अकबर एक पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, और 14 बरस की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था। 4 बरस तक इसका संरक्षक बैरम खां था। तो ये याद रखना।
उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटकामा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अटकामा। देखो ये अटकामा जो है ना, अटकामा मतलब चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है, ठीक है। और अट चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है कौन? अटकामा। ये विश्व का ना, मतलब बात करें ना, पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान कहा जाता है। और उसके बाद ये सहारा रेगिस्तान को ना, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहारा आपका जो शुष्क जो हो गया ना रेगिस्तान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, जो आपका ये कहाँ है? तो ये आपका ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल की बात कर ले तो ये बोत्सवाना में है। थार मरुस्थल की बात कर ले तो ये कहाँ? ये भारत में, राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। देखो पहले जो मौलिक अधिकार था ना वो 7 था। पहले जो संविधान बना था ना उसमें मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अभी मौलिक अधिकार जो है ना 6 है। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो पहले जो संविधान बना था आर्टिकल 31 में था उसको, लेकिन उसको हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, जो अब 300 में चला गया है। कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर बात करें तो 300 में चला गया है और उसको कानूनी अधिकार कहा गया है, ठीक है। और संवैधानिक अधिकार कहा जाता है ना, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। और इसको ना संविधानों का आत्मा कहा जाता है, इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा था, तो याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे कि निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, मेघालय हो जाएगा। क्योंकि ये एक स्टेट है, बाकी चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का आपका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, जो 19 जनवरी 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख की राजधानी लेह है। और बात कर लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 स्टेट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है। और यहाँ का सीएम पिनराई विजयन है, याद रखना, करेंट अफेयर भी पूछ सकता है। और श्रीहरिकोटा की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से PSLV GSLV जैसे रॉकेट का लॉन्च जो होता है ना, यहीं से होता है, श्रीहरिकोटा से। फिर खड़गवासला कहाँ है? तो पूना स्थित में है। और रासायनिक जो होता है ना, रासायनिक, वो भी आपका रासायनिक संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है? वो भी पुणे में है। अहमदाबाद गुजरात में है, जो साबरमती नदी पर स्थित है। यहीं से महात्मा गांधी ना साबरमती आश्रम से ही जो नमक तोड़ो कानून को मतलब सम्मेलन किया था ना, तो यहीं से शुरू किया था, तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध का नाम क्या है? तो देखो लंबा बांध में यहाँ देखो कोसी बांध, तो कोसी बिहार की सबसे शोक नदी कौन सी है? बिहार की शोक नदी कौन है? तो कोसी है। और भाखड़ा बांध जो होता है ना, भाखड़ा बांध सतलज नदी पंजाब पे है। तो ये सबसे ऊंचा वाला बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन सा? ऊंचा वाला। लेकिन अब इसका स्थान ले लिया है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी जो बांध है ना, टिहरी बांध है, ये भाखड़ा नंगल का स्थान ले लिया है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। अब सबसे ऊंचा वाला बांध, सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध होगा ना, हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, C नंबर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, जो आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे नम महाद्वीप की बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर ले तो एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात कर लें तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर क्रम से बात कर लें
तो 1 नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे आता है अंटार्कटिका, 6 नंबर पे आता है यूरोप और छठे नंबर पे आ जाता है 7वें नंबर पे आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व साक्षरता दिवस होता है ना, वो आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को आपका महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कारबी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कारबी रोग। विटामिन ए के कमी से रतौंधी, सूखा रोग विटामिन डी के कमी से, और रक्त का थक्का यानी विटामिन के कमी से होता है। इस सी के कमी से स्कारबी रोग, ए के कमी से आपका रतौंधी और डी के कमी से सूखा रोग होता है, जो बच्चों में देखने के लिए मिलता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, वही खाने वाला सोडा का नाम। अधोवन सोडा को Na2CO3 10H2O, इसको बोला जाता है धोवन सोडा। तो याद रखना, Na2CO3 आपका हो जाएगा Na2CO, यहाँ 3 होगा, सॉरी फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। इसका जो होगा ना धोवन सोडा का आपका जो हो जाएगा Na2CO3 10H2O। इसको देखो, ये धोवन सोडा बोला जाता है। इसको धोवन सोडा जो 1 नंबर ऊपर वाला होगा ना, धोवन सोडा का सूत्र ये होता है। बेकिंग सोडा का तो ऊपर लिखा है NaHCO3, तो याद रखना। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो होता है ना, ये जल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। तो इसका होता है CaOCl2 होता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है और जल को प्यूरिफाई में किया जाता है इसको, तो याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? तो A मीटर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है? तो A मीटर होता है। केल्विन में ताप का माप को केल्विन कहा जाता है, और केंडला ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, और मीटर तो लंबाई का हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का केंडला हो गया और ताप का केल्विन हो जाएगा, तो याद रखना। तो कह रहे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो, मानव शरीर की अगर बात कर लें छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल के बाद आपका पीयूष ग्रंथि होती है। तो इसमें तो आपको पीनियल नहीं दिया है, अगर पीनियल नहीं दिया है तो हम पीयूष ग्रंथि मार देंगे। अगर पीनियल और पीयूष ग्रंथि दोनों दिया रहेगा तो उसमें पीनियल मारेंगे, क्योंकि सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि है। फर्स्ट प्योरिटी पीनियल को मिलेगा, उसके बाद पीयूष ग्रंथि को मिलेगा। तो इसमें पीनियल तो है नहीं, तो पीयूष मारोगे। अब देखो, 2 टाइप की ग्रंथियाँ होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो इन्हें देख लेते हैं। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर लें, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ना, पीनियल ग्रंथि तो हो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अवुट भी जो होती है ना, अवटु ग्रंथि, ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, थाइमस भी जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, अधिवृक्क भी है, वो भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, डिंब जो है और अंड है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो मैंने बता दिया आप लोग को। वीडियो पॉज करके पीछे से रोक के आप उसको फिर एक बार सुन लीजिएगा, और अपने नोटबुक बनाइए और उसमें लिखते चलिए। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेना, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर ले तो यकृत होगी, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखना। और देखो, यहाँ अग्नाशय जो ग्रंथि है ना, अग्नाशय, तो अग्नाशय को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना। उसके बाद करें, निम्न में कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो देखो, यहाँ
ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर से ना जो धारा होता है ना उसकी उपस्थिति को पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से याद रखना। और बैरोमीटर से आपका हो गया ना, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब आपको बैरोमीटर से मापा जाता है, तो याद रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कर पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, क्योंकि बड़ी आंत पानी को अवशोषित करता है। छोटी आंत जो हो गया ना, छोटी आंत ये भोजन को पचाने के कार्य करता है, छोटी आंत। आमाशय का जो कार्य होता है ना, ये ग्रसनली और छोटी आंत के बीच में क्या करता है ना, ये आपको अम्ल और एंजाइम को स्रावित करता है और उसको भेज देता है कि हाँ छोटी आंत में, या वहाँ से आपका छोटी आंत पूरा पचा के उसको बाहर निकाल देता है, तो ये याद रखना। और पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो देखो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर राइट इसका, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अब देखो आयोडीन के कमी से घेघा रोग हो जाता है। अब देखो पोटेशियम है ना, ये बहुत ज्वलनशील तत्व है, अगर हम इसको हवा के संपर्क में आ जाएगा ना तुरंत आग लग जाएगा। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये बहुत क्रियाशील है। और कैल्शियम जो है ना, ये अपने हड्डियों को मजबूती में काम करता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, याद रखना। और देखो ये नाइट्रोजन, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है तो 78% है, याद रखना। और ऑक्सीजन की बात कर ले तो 21% है। करे कि निम्न में रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तब जीवाणु की बात कर ले। देखो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, छोटी माता भी वायरस के द्वारा होता है, और सामान्य जुकाम भी जो वायरस के द्वारा आता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हैजा जो होगा ना जीवाणु के द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एक दिशा में हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब यहाँ अब कह रहे कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2। ये ही इसी के कारण हमारे वायुमंडल में जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, CO2 के कारण, अगर ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होगा ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो CO2 जो होगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। O3 ओजन को O3 सूत्र होता है, इसका कार्य है कि जैसे सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है ना, पराबैंगनी किरणें आती है ना, तो उसको अवशोषित कर लेता है। अगर वो डायरेक्ट किरणें अगर पृथ्वी पे आ जाए ना तो स्किन कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये ना, ये हमारे रक्षा कवच के काम करती है ओजोन। देखो अभी मैं आपको बताया कि नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है। और कार्बन की बात कर लें तो कार्बन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे जहरीली गैस है। ये निकलती कहाँ से है, तो ये वाहनों से निकलती है। जैसे वाहन हो गया ना, मोटरसाइकिल हो गया, तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल जो होता है ना, उसमें उसको एवरेज बढ़ाने के लिए ना उसमें शीशा को पीस कर डाला जाता है। वही हम क्या करते हैं ना, अगर धुआं को अपने नाक द्वारा स्मेल करते हैं ना तो डायरेक्ट हमारे फेफड़े पे जाता है, जो कैंसर हो जाता है। बहुत मतलब डेंजर मौत होती है इसे इंसान को। तो सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना। निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है, तो देखो दहन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। देखो हमने बचपन में देखा है कि एक लैंप आता था जिसका ऊपर ढक्कन खुला होता था, और हम जब उस पर हाथ या किसी कॉपी को रख देंगे ना तो वो कुछ देर में बुझ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में कार्बन हो जाएगी, और कार्बन हो जाएगी ना तो वहाँ ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी। और जलने के लिए क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो जलने के लिए तो ऑक्सीजन राइट है, कोई चीज़ जलेगा तो हमें ऊष्मा भी देगा और ईंधन भी देगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ कर दिए गए आरेख में आपतित किरणें और परावर्तित किरणें का मध्य कोण क्या होगा, तो आपने पढ़ के मैट्रिक में आया है पढ़ के कि आपतित किरण और परावर्तित किरण
हमेशा बनाया गया कोण बराबर होता है। तो देखो आपतित किरण अगर 40 डिग्री के तो परावर्तित किरण भी 40 डिग्री के होगा। तो ये दोनों को बीच का जो कोण ही पूछा है ना, तो 40 डिग्री आपतित कोण और परावर्तित कोण 40 डिग्री मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 मतलब 80 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ कर है कि ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पे करता है, आवृत्ति पर, इंग्लिश में बोले तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के मैंने बता दिया, ये भी धारा का समय, धारा की उपस्थिति को पता लगाया जाता है। ओडोमीटर जो होता है ना, ओडोमीटर, जैसे तो आप कोई वाहन चलाते हो ना, तो उसकी दूरी को पता लगाया जाता है ओडोमीटर से, ठीक है। वोल्ट मीटर से आपको विभवांतर मापा जाता है, याद रखना। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन कारक का उदाहरण है, देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में समझो, भौतिक परिवर्तन जो पुनः अपने उस रूप में आ जाए उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर मतलब कि आपको जैसे जल हो गया, तो जल देखो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो वो ठोस में हो जाएगा, और उसको हम हीट करेंगे तो भाप में भी बदल जाएगा ना, फिर वो उसको ठंडा मतलब वो फिर लिक्विड में आ जाएगा। ये तीनों अवस्था में चेंज होता है। तो जल देखो, जल को पुनः हम जल में ला सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि अगर दूध हो गया, अगर दूध को मैं दही जमा दिया तो उसको दूध फिर बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोहे में जंग लगना, जब लोहा में जंग लग जाएगा तो वो उसको हम फिर उसी रूप में नहीं ला सकते। अगर फल को पका देंगे तो कब पुनः फल उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। कली का फूल बनना, अगर देखो कली अगर है, अगर फूल बन जाएगा तो फिर वो कली तो नहीं बन पाएगा ना। तो ये कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। जो मतलब पुनः उस अवस्था में ना आए वो रासायनिक परिवर्तन है, और जो पुनः उस अवस्था में आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पुनः उस अवस्था में आ जाएगा भौतिक हो जाएगा। देखो मोमबत्ती का पिघलना आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का पुलिस एकेडमी कहाँ है, तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। अब 1984 में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड घटना घटी थी, इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस लीक होने के कारण भोपाल में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो ये याद रखना। वैज्ञानिक शब्द T4 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भाई थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। थायराइड ये गला में पाई जाती है ग्रंथि, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखना। उसके बाद यहाँ करें कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है, तो ये आपका हृदय हो जाएगा। देखो मांसपेशियों में थकावट जो होती है ना, मांसपेशियाँ यहाँ दिया है, मांसपेशी लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है, तो इसको याद रखना। निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकांड्रिया का। देखो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति, इसी के चलते पेड़ पौधे थोड़ा कठोर होते हैं। और केंद्रक दोनों में पाया जाता है, मानव में और पेड़ पौधों में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो याद रखना। उसके बाद का तत्व चांदी का प्रतीक क्या है, तो चांदी का Ag होता है सिल्वर, और Si से सिलिकॉन होता है, C से कार्बन होता है, S से सल्फर होता है, तो याद रखना। अब यहाँ से आपके आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। आ जाते हैं। देखो आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक वर्गमूल याद करना एकदम अनिवार्य है। घनमूल आप 20 तक ले याद कर लेते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको वर्गमूल 1 से 20 तक आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। अगर आप याद रखते हैं तो बहुत जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो यहाँ तो समझाऊंगा ही,
लेकिन आप लोग एक चार्ट बना के अपने रूम में उसको लगा दीजिए और बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। अब मैं इसको ट्रिक से आपको बताता हूँ कैसे जल्दी सोल्व कर लोगे। देखो, अगर ये वर्गमूल पूछा है, अगर मैं इस ऑप्शन डी को अगर 60 मानूंगा तो इसको वर्ग करूंगा, तो देखो अगर वर्ग करूंगा तो ये 3600 हो जाएगा। देख लो, तो 3600 हो गया यहाँ पे 3600। अगर मैं 60 को वर्ग करूंगा तो कितना हो रहा है, अगर 60 को वर्ग करो तो ये 3600 हो गया। देखो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ 500 कितना है, 529 है, तो डी नंबर ऑप्शन है, इसे काट दो। उसके बाद देखो ये मतलब 33 है, तो 33 को अगर लगभग में अगर 30 मान के ही ये स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन काट दो, क्योंकि 529 है ना। अगर जब ये 33 का स्क्वायर किया तो 900 हुआ, तो 43 का इससे भी तो ज़्यादा होगा ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 होगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर ही 529 होता है, याद रखना। आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है ना कि अनिल एक काम को 9 दिन में कर सकता है, जबकि अरुण उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा, इसको बनाते हैं। कह रहा है कि अनिल को ए से डिनोट कर लेते हैं। अनिल कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। और जबकि वरुण को डब्लू से मान लेते हैं, ये कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो देखो ये दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो इसका 18 एलसीएम हो जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। तो देखो दोनों का क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। और काम कितना करना है, 18, तो कितना दिन में कर देगा, 3 से भाग करेंगे तो 6 दिन में कर देगा। तो ये कितने दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देगा, तो 6 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़कियाँ तथा 15 लड़के हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या लड़कियों की अनुपात क्या होगा। तो देख लो, अनुपात पूछा है तो ये तो बहुत आसान पूछ दिया है। तो 20 अनुपात कर देते हैं हम कितना, 15। 5 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। तो अनुपात आपका क्या हो गया, 4:3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 4:3 कौन से है, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाए, क्योंकि यही है आपका 4:3। उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 पर 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखो साधारण ब्याज का आपका जो सूत्र होता है ना, पीआरटी पीआरटी सॉरी पीआरटी पीआरटी बटा 100, ये आपका फार्मूला हो गया, याद रखना। साधारण ब्याज का एसआई बराबर जो होता है ना, एसआई बराबर तो पीआरटी बटा 100। तो अब देख लो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ। मूलधन कितना दिया है, 25,000। मूलधन कितना दिया है, 25,000। दर कितना दिया है, 20%। टाइम कितना, 3। अब इसको बटा में 100 कर लूँगा। ये 25,000 दिया है ना, 1 जीरो और आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देंगे। अब यहाँ बचता है कितना, तो अब जब मल्टीपल करेंगे ना तो 25, 250 और 20 गुणे 3, तो 20 3 60 हो जाएगा ना। और जब 60 हो जाएगा ना तो ये आपका हो जाएगा 250 और गुणे 60। जब इसको मल्टीपल करेंगे ना तो आ जाएगा आपका डायरेक्ट 15,000। कितना आ जाएगा, 15,000। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो कह रहा है कि 1208 का 12.5% ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो फ्रैक्शन पहले आपको आता है तो बहुत आसानी से कर दोगे। अगर 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/8 होता है, मतलब 1/8 होता है फ्रैक्शन की अगर बात करें, क्योंकि अगर परसेंटेज हटाओगे तो 1/8। अब मल्टीपल कर लो कितना में, 1208।
जब इसको देखो 12 इसका मल्टीपल कर लो कितना से 1208 गुणे 1/8। जब इसको काटेंगे ना 8 से तो ये कट जाए कितना बार में 12 एकम 12 और 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 तो 151 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे? ए नंबर राइट हो जाएंगे। तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ कह रहा है 144, 104 तथा 160 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समापवर्तक होने का मतलब ना सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो सभी नंबरों का डिवाइड कर दे वही आपका हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। तो ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत मतलब जल्दी समय का बचत होगा। तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन 8 है। अगर 8 सबसे डिवाइड हो जा रहा है तो समझो कि वो आपका मौसा हो गया। तो 8 से भागा करेंगे तो 18वां 8 144 होता है, कट जाएगा। अब देखो 104 में अगर 13 104 होता है ये भी कट जाएगा और 160 भी 8 से कट जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है ना 12, 16, 30 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक करने का मतलब ना मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी को मतलब डिविजुअल हो जाए, मतलब डिविजुअल हो जाए। तो देखो अब यहाँ 12, 16 और 30। तो देखो 30 है ना, 30 में 3 छुपा हुआ है। आप लॉजिक जानते हो तो बहुत आसान से ही कर देखो। तो 3 से कटने का डिवीजन में सभी अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग कर देंगे। अगर लग जाएगा तो समझ जाओ कि उसमें 3 का मल्टीपल है। तो देखो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ डी में देखते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। और सी में बात कर लेंगे तो 8 2 10 ये भी नहीं कटेगा। और बी में बात कर लेंगे तो 6 2 8 ये भी नहीं कटेगा। और ए के बात करेंगे 4 2 6 ये कट जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बनाने का तरीका, क्योंकि समय का बहुत बचत होगा। आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझ जाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर दोगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। ये भी बहुत आसानी तरीका से मैं बताऊंगा और ऑप्शन से ही बताऊंगा आपको सोल्व करने का कि जल्दी कैसे करोगे। देखो 5 को स्क्वायर करोगे ना तो लास्ट में 5 ही आएगा। 8 के स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, लास्ट में इकाई अंक पे 4 आएगा। और 6 का स्क्वायर करोगे ना तो लास्ट में 6 ही आएगा। और 7 के स्क्वायर करोगे ना तो लास्ट में 9 आएगा। तो देख लो ऊपर यहाँ इकाई अंक पे 9 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 1 सेकेंड का मात्र ये क्वेश्चन है। अब ये देखो 10,648 का घनमूल किसका है? तो देखो अगर मैं घनमूल भी ये भी ऑप्शन से ही आपको बताऊंगा। देखो 4 को अगर इकाई अंक से पकड़ना है तो 4 को अगर 3 बार मल्टीपल करेंगे ना तो इकाई अंक पे देखो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, लास्ट में 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं। और देखो ये 22 हो गया ना, तो 22 को अगर अगर लास्ट के इकाई अंक पे 2 है ना, तो अगर 2 को 3 बार मल्टीपल करेंगे ना तो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। देखो और यहाँ 3 बार अगर 6 का मल्टीपल करोगे ना तो 6 6 का 36 है, फिर 6 में लास्ट में तो 6 आएगा, फिर 6 से मल्टीपल करोगे तो फिर 6 ही आएगा। तो ये भी गलत है। 8 का मल्टीपल करोगे तो 8 8 64 और फिर 8 में 8 का फिर 64 में अगर 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये कुछ आप कंडीशन पढ़ के आए हैं मैट्रिक में तो आपके लिए तो बेनिफिट है। पूरक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो हमें 90 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 90 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो 27। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्योंकि ये पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखो ये भी मैं ऑप्शन से ही बताऊँगा। देखो जितना भी मेंसुरेशन का सवाल है ना दोस्त, उसमें 22/7 से मल्टीपल है। कितना से मल्टीपल है? 22/7 से मल्टीपल है। अब बताओ जब 22/7 में क्या छुपा हुआ है? 11 छुपा हुआ है और 2 छुपा हुआ है। 11 छुपा हुआ ना, तो समझो कि जिस ऑप्शन में 11 से भागा लग जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि जिस ऑप्शन में 11 से भागा लग जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखो ये नंबर ऑप्शन में 11 से भागा नहीं लगेगा, गलत है। बी में भी नहीं लगेगा तो ये भी गलत है। देखो सी में 11 8 88, राइट आंसर यही होगा। क्रैकिंग नहीं होता तो मैं बना के भी आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार।
और फिर उसके बाद आपको देखो, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। देखो तो यहाँ हो गया 2 × 22/7 और आर का मान दिया है 7। देखो यही तो है ना, आर के मान 14 दिया है ना दोस्त। तो देखो इसको मल्टी काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और देखो ये 22 दूना का 44 है, 44 दूना का 88, 88 है ना। मैं तो आपको समझाया ही था कि ऑप्शन से भी बना सकते हो, मल्टीपल से भी बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88। अब समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर करा कि यदि 60 मीटर कपड़े का मूल्य 294 है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। देखो 60 यूनिट का मान दिया है, 294 तो 5 यूनिट का, तो मतलब यहाँ से 7 से डिविजन करो, 5 से भाग करो। 294 डिवाइड 7 × 5, तो इससे भागा करेंगे तो 7×4 = 28 और 7 दूनी 14 और मल्टीपल कर देंगे इसमें 5 से, 2×5 = 10, 4×5 = 20, 1 = 21। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन को समझाया था कि मेंसुरेशन का जब भी क्वेश्चन आए उसमें 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, और जिसमें 11 से आपका भागा लग जाए वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप बिना सोचे समझे इसमें चेक कर लो कौन से 11 से कटने वाले हैं। पहला वाला तो कटेगा ही नहीं, तो पहला वाला गलत। देखो ये आंसर राइट हो जाएगा 444, क्योंकि यही 11 से कटने वाला है, बाकी नहीं कटने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया इसका। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया। तो वर्ग का परिमाप आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4a। वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है। इसका परिमाप दिया है कितना, 332। तो 4 से मल्टीपल करूँगा तो 8 बार में कट जाता है, यानी कि 80। तो ये बराबर हो गया 80, 80 हो गया ना। तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो पहले देखो 8 × 28 = 64, तो यानी कि 2 तो जीरो लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे इसके। अब देखो यहाँ आपका ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 640 का 87.8% ज्ञात करें। तो आप फ्रैक्शन जानते हो तो आसानी में इसको बना सकते हो। 600 आपका हो जाए कितना, 640। अब देखो 87.5% का फ्रैक्शन होता है 7/8। तो हम इसको काट देंगे तो 8 × 28 = 64, यानी कि 80 बार में कट गया। और 8 × 7 = 56, यानी कि 560 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्त।